तो ये लेक्चर क्लाइमेटोलॉजी टॉपिक का लास्ट पार्ट है। होपफुली आपने पार्ट 1, 2, 3, 4 इस टॉपिक पे देख लिया। ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में। आपको मालूम ही है, अगर नहीं मालूम है तो पॉज कर पढ़ लेना। जस्ट लास्ट पॉइंट पे फोकस कीजिए कि इन केस अगर आपको पर्सनल काउंसलिंग की जरूरत हो, यू कैन फिल आउट द फॉर्म गिवन इन चैनल डिस्क्रिप्शन। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग दिस वीडियो। मालूम ही है आपको, इसलिए आगे बढ़ते हैं। इस चैनल को चेकआउट करना ना भूलें, क्योंकि आपके सारे काम की चीज मिलेगी। जितने भी यूपीएससी प्रीलिम्स के सब्जेक्ट हैं, सबके पीवाईक्यू 1993 से 2024 तक जितना भी पूछा गया, वो सारा कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। तो चेकआउट करना बिल्कुल ना भूलें। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बोल रहा जो करेक्ट है स्टेटमेंट, 3 स्टेटमेंट है, करेक्ट हमें बताना है। पहला, द जेट स्ट्रीम आर हाई एल्टीट्यूड ईस्टर्ली विंड्स। ईस्टर्ली नहीं है, वेस्टर्ली होती है, तो इसलिए गलत हुआ। अल नीनो एक वार्म ओशियन करंट। याद कीजिए, मैंने समझाया था आपको, अल नीनो जो है वार्म ओशियन करंट है और ला नीना जो है वो कोल्ड ओशियन करंट है। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही बात बोल रहा कि अल नीनो जो है एक वार्म ओशियन करंट फिनोमिना है। अल नीनो अपीयर करता है अलोंग द पेरू कोस्ट। ये मान लो अगर आपको नहीं पता तो कम से कम इतना तो क्लियर हो गया ना कि पहला गलत हुआ तो आंसर आ गया दूसरा और तीसरा। दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है। तो देखो इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं और क्लियरिटी आएगा। पहला गलत हुआ क्योंकि जेट स्ट्रीम जो है नैरो बैंड ऑफ स्ट्रॉन्ग विंड दैट फ्लो इन द अपर एटमॉस्फेयर, जबकि they are often associated with westerly wind. They can have both easterly और westerly component depending on their location and the season. दूसरा करेक्ट है कि इल नीनो जो है क्लाइमेटिक पैटर्न है कैरेक्टराइज्ड बाय वार्मिंग ऑफ द पैसिफिक ओशियन अलोंग द इक्वेटर। पर्टिकुलरली कहाँ पे, सेंट्रल और ईस्टर्न रीजन में। इट इज एसोसिएटेड विद वीकनिंग या फिर रिवर्सल ऑफ ट्रेड विंड, जिसकी वजह से इंडियन जो मानसून है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाता है, बारिश कम होती है, सूखा पड़ जाता है। वहीं पे ला नीना, नीना देवी जो है ज्यादा अच्छी है हमारे इंडियन मानसून के लिए। क्यों? क्योंकि उनकी वजह से खचाखच बारिश आता है। मतलब कि ला नीना जब भी होता है क्लाइमेटिक पैटर्न, तो इंडियन सब कॉन्टिनेंट में जो बारिश है वो बहुत ज्यादा होती है। और अल नीनो जो है जस्ट उसका उल्टा है। तीसरा करेक्ट है क्यों? क्योंकि अल नीनो इवेंट टिपिकली मैनिफेस्ट अलोंग द वेस्टर्न कोस्ट ऑफ साउथ अमेरिका, पर्टिकुलरली ऑफ द कोस्ट ऑफ पेरू। ध्यान रहेगा आपको, वेरी गुड। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का। जैसे ओशियन टेम्परेचर और करंट की बात किया जाए तो वार्मर सरफेस वाटर शिफ्ट करता है फ्रॉम द वेस्टर्न पैसिफिक टू ईस्टर्न पैसिफिक, अफेक्टिंग मरीन इकोसिस्टम। इंक्रीज रेनफॉल मैंने समझा ही दिया कि इल नीनो ब्रिंग इंक्रीज प्रेसिपिटेशन और कन्वेक्शन above warmer surface water. South America experience heavy rainfall leading to coastal flooding और erosion. ध्यान रहे कि साउथ अमेरिका में ज्यादा बारिश होती है ड्यू टू अल नीनो इफेक्ट, और जबकि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में सूखा पड़ता है। वहीं पे अप वेलिंग और मरीन लाइफ जो है वो करता है कॉज कौन? अल नीनो। देखो अल नीनो डिस्टर्ब कर देता है अप वेलिंग प्रोसेस अलोंग द कोस्ट ऑफ द इक्वाडोर, पेरू और चील। अपवेलिंग विच ब्रिंग न्यूट्रिएंट्स रिच वाटर टू द ओशियन सरफेस रिड्यूस हो जाता है और इम्पेक्ट करता है मरीन इकोसिस्टम को। कितना पॉइंट ध्यान में रहेगा? 2 पॉइंट और फिर ध्यान में रखो। क्या रीजनल इम्पेक्ट क्या पड़ता है? अल नीनो ब्रिंग रेन टू द साउथ अमेरिका बट ड्रॉट टू द इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया। दिस अफेक्ट वाटर रिसोर्सेज, एग्रीकल्चर और ओवरऑल क्लाइमेटिक पैटर्न कहाँ? दीज रीजन में। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात किया जाए तो अल नीनो रिड्यूस करता है अकरेंस ऑफ ह्यूरिकेन्स। कहाँ पे? अटलांटिक में। इट कैन हैव अ पॉजिटिव इन्फ्लुएंस ऑन हरिकेन सीजन एक्टिविटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से 4 स्टेटमेंट हमें करेक्ट बताना है। पहला, सॉइल ऑफ द ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर क्वाइट इनफर्टाइल। बिल्कुल सही बोल रहा है कि जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की सॉइल है वो इनफर्टाइल इसलिए होती है क्योंकि वहां पे जो न्यूट्रिएंट्स हैं और उनका लीचिंग आउट हो जाता है, मतलब इतनी बारिश होती है कि वो बह जाते हैं। पहला एकदम सही बोल रहा है। दूसरा, वेजिटेशन इज एवरग्रीन इनेबलिंग फोटोसिंथेसिस टू टेक प्लेस अराउंड द ईयर। बिल्कुल सही है। दे हैव बीन डिस्क्राइब एज द डेजर्ट कवर बाय द ट्री। एकदम ठीक है, नाम से ही लग रहा है कि डेजर्ट कवर बाय ट्री, इतनी ज्यादा ट्रीज है वहां पे। दे आर मोस्ट प्रोडक्टिव लैंड बेस्ड इकोसिस्टम। बिल्कुल ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे हाई टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर हाई और ह्यूमिडिटी हाई होने की वजह से जो माइक्रोबैक्टीरियल के लिए, माइक्रोबैक्टीरिया या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए है ना, ऑर्गेनिक मैटर को डिके करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही आसान, बहुत ही इजी हो जाता है। इसलिए प्रोडक्टिविटी जो है वो बहुत ज्यादा होती है। किसका? ऑब्वियस है टॉपिकल लैंड फॉरेस्ट का। तो कौन कौन सा सही हुआ? चारों सही हो गए क्या? चलो आंसर हो गया ऑप्शन डी। ठीक है, तो देखो ये चारों के चारों सही हो गए, मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन फॉरेस्ट या फिर रेन फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, उनका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो ध्यान रखो। क्या कि एविडेंट रेनफॉल होता है, मॉडरेट टेम्परेचर होता है 25 से 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, हाई ह्यूमिडिटी होती है लगभग 77% ड्यू टू प्रॉक्सिमिटी टू वाटर, और शॉर्ट ड्राई सीजन होता है। दिस फॉरेस्ट हैव अ डिस्टिंक्टली शॉर्ट ड्राई सीजन विद कंसिस्टेंट मॉइस्चर अवेलेबल। और कैरेक्टरिस्टिक क्या है? एवरग्रीन नेचर होता है,
मेजोफाइटिक प्लांट्स, अब ये ध्यान से समझो। मेजोफाइटिक प्लांट में क्या होता है कि जो रेन फॉरेस्ट है वो सपोर्ट करते हैं मेजोफाइट्स प्लांट्स एडाप्टेड टू मॉडरेटली मॉइस्ट कंडीशन, जैसे कि हाइड्रोफाइटिक या फिर जीरोफाइटिक एक्सट्रीम्स। टॉल ट्री होता है, 40 से 60 मीटर तक जाता है। थिक कैनोपी होता है कि रेन फॉरेस्ट प्रेजेंट अ dense canopy या फिर foliage when viewed from above, occasionally broken by large river या फिर cleared area। वर्टिकल ग्रोथ होता है मोस्ट प्लांट्स इंक्लूडिंग एपीफाइट। एपीफाइट क्या होते हैं? जो पेड़ों पे चढ़ के, जैसे ट्री है तो ऐसे पेड़ों पे चढ़ के ऊपर तक पहुंचते हैं सच दैट उनको सनलाइट मिल पाए। compete for sunlight by growing vertically, creating distinct layer within the forest। अब लिमिटेड अंडरग्रोथ होता है ड्यू टू डेंस कैनोपी, सनलाइट पेनिट्रेशन मिनिमल होता है, इसकी वजह से लिमिटेड अंडरग्रोथ कंसिस्टिंग मेनली ऑफ बम्बूज, फर्न्स, टिम्बर, क्लाइंबर्स और आर्काइड्स, ये सारी चीजें मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछ रहा। महोगनी एक टिम्बर स्पीसीज है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट का, ठीक है, हमने देखा भी था एक किसी क्वेश्चन में इसको। और चेपरल, चेपरल का मतलब होता है मेडिटेरियन वेजिटेशन, है ना, एक फाउंड इन टाइगर क्लाइमेट। तो इस पे क्वेश्चन मार्क करो, क्योंकि अभी अगर मैं मेडिटेरियन बोल रहा हूँ तो टाइगर में तो मिलेगा नहीं, बाकी फिर भी क्वेश्चन मार्क करो, आगे देखेंगे। लाइकन आर प्रीडोमिनेंटली फाउंड इन टुंड्रा रीजन, बिल्कुल सही बात है। साल एक रिप्रेजेंटेटिव स्पीसीज है मॉइस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट का, बिल्कुल ठीक है। तो गलत पूछा था, हमारा बी ऑप्शन गलत हो जाएगा। देखो, जब चपराल वेजिटेशन जो है फाउंड होता है मेडिटेरियन क्लाइमेट में, जो कि करेक्टराइज बाई हॉट ड्राई समर और माइल्ड वेट विंटर। इसको हमने कितनी बार देख लिया होगा क्या, कि हॉट ड्राई समर और माइल्ड वेट विंटर। Chaparral is a vegetation community generally composed of hard-stemmed leathery leaves, shrub और cacti में also be present। ये देखो यहाँ पे पूरा का पूरा डिफरेंट टाइप ऑफ वेजिटेशन आपको दिख जाएगा। एक काम करता हूँ मैं, तो एक कलर में है नहीं, ब्लैक एंड व्हाइट में दिख रहा होगा, आपको पता नहीं चल पाएगा, तो मैं क्या करता हूँ गूगल करके आपको दिखा देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। बाकी आगे ऐसे वाले काम आप खुद करोगे। हाँ चलो, तो मेजर वेजिटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऐसा कुछ सर्च करते हैं, मेजर वेजिटेशन रीजन ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है, कुछ तो आएगा। ओके, इमेज देखते हैं। हाँ ये देखो दिख रहा, ये देखो बढ़िया इमेज है ना। किधर गया, किधर गया, किधर गया, हाँ मिल गया मिल गया। ये देखो टुंड्रा आइस, लेफ्ट साइड में देखो सारा कुछ दिख रहा है यहाँ पे। कोनीफेरस फॉरेस्ट, टाइगा, ग्रासलैंड, डेजर्ट, टेम्परेट डिसिडुअस, है ना, ये सारा कुछ दिख जाएगा। चलो दूसरा दिखाता हूँ आपको। ओके, यहाँ पे तो डिटेल में नहीं दिया है। ओके, एक मिनट, कोई एक इमेज जो है अच्छा मिल जाए जिसमें सारा कुछ एकदम डिटेल में हो, ठीक है। किधर गया किधर गया किधर गया, हाँ चलो ये भी ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ये बढ़िया है। ये देखो दिख रहा है क्या आपको? ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की बात किया जाए तो ये देखो ग्रीन में कहाँ कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना, यहाँ पे पूरा का पूरा दिख रहा। और टेम्परेट ग्रासलैंड, इसको आप क्या कर सकते हो, ले सकते हो क्या स्क्रीनशॉट, तो आराम से इसको आप देख लेना बाद में, ठीक है। पूरा दिख रहा है अच्छे से स्क्रीन, वेरी गुड। तो इसको आप देख लेना, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, है ना। कहाँ पे थे अपन? हाँ इस पे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल इन द एरियाज ऑफ ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट। अभी जो मैंने इमेज दिखाया उसी के बेसिस पे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगर देखा जाए, अब मैप को ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा नॉर्थ अमेरिकन, मेनली साउथ वेस्ट अमेरिका में, है ना, मेडिटेरियन क्लाइमेट पाया जाता है, ठीक है। बाकी भी पाए जाते हैं, लेकिन ये जो बोला है हमसे कि ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, ये बिल्कुल नहीं मिलता वहां पे। देखो ध्यान से कि इस रीजन में कौन सा, नॉर्थ अमेरिका, मेनली साउथ वेस्ट अमेरिका में डू नॉट हैव ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट, लेकिन बट हैव अदर टाइप ऑफ बायोम, जैसे कि डेजर्ट मिलता है, ग्रासलैंड और चेपरेल्स जो कि है मेडिटेरियन सबलैंड्स, टेम्परेट कॉनिफेरस फॉरेस्ट, ये सारा कुछ, जैसे पाइन फॉरेस्ट और टेम्परेट डिसिडुअस फॉरेस्ट, ओक फॉरेस्ट, ये सारा कुछ मिलता है यहाँ पे। एकदम क्लियर, गुड। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन से एरियाज मिलते हैं, जैसे कैलिफोर्निया, अरिजोना, नेवाडा, उटा, न्यू मैक्सिको और कोलोराडो, ठीक है। ये सारा कुछ स्टेट है साउथ, सॉरी, नॉर्थ अमेरिका का। ओके, डोल्ड्रम क्या होता है, क्या डोल्ड्रम? चलो, अगर आपको मालूम भी नहीं है ना डोल्ड्रम का मतलब, तब भी इस क्वेश्चन को सही कर सकते हो आप। पूछो कैसे?
रोरिंग 40 आपने देखा था, ये कहाँ पे होता है? साउदर्न हेमिस्फीयर में, वेस्टर्लीज का पार्ट है, तो ये डोल्ड्रम तो होगा नहीं, तो तीसरा नहीं हो सकता। देखो एलिमिनेट करो, क्या हो गया आंसर? पहला, दूसरा, चौथा करेक्ट आंसर हो गया। तो अब आप समझ गए डोल्ड्रम क्या होता है। इक्वेटोरियल काम होता है, काम एंड लाइट विंड्स होता है, वेरिएबल होता है पोजीशन में भी और एक्सटेंट में भी। अब डिटेल देखते हैं इसका, देखो ध्यान से। डोल्ड्रम जो है इक्वेटोरियल काम कैरेक्टराइज बाई काम और लाइट विंड होता है। दे आर रीजन नियर द अर्थ इक्वेटर जहाँ पे ट्रेड विंड फ्रॉम द नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर कन्वर्ज करती है। डोल्ड्रम समझ गए क्या? क्या हो गया? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से साउदर्न हेमिस्फीयर से जो ट्रेड विंड आ रही जहाँ पे कन्वर्ज करती है, मिलती है, उसी रीजन को क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम बोलते हैं, जो कि इक्वेटोरियल काम और काम एंड लाइट विंड के कैरेक्टरिस्टिक से जाना जाता है। ठीक है। और रोरिंग 40 क्या है? स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज विंड है जो फाउंड होती है साउदर्न हेमिस्फीयर में, नॉट नियर द इक्वेटर। मैंने समझा ही दिया आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। मिड लैटिट्यूड की बात किया जाए तो डाययूरनल मतलब डे एंड नाइट वेरिएशन इन वेदर इज ड्यू टू, ऐसा क्यों होता है? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है एडवेक्शन। अब ये प्रोसेस मैं आपको समझाता हूँ क्यों, क्योंकि पिछले लेक्चर में भी आया था, मैंने कहा था कि आगे समझा दूंगा। देखो एडवेक्शन जो है एक प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग हीट बाई हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। ध्यान है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर के थ्रू, है ना। एक एयर मास जो है, यहाँ पे मान लो वार्म है, तो अगर यहाँ से मूव करके हॉरिजॉन्टली एक प्लेस ए से बी पे जाती है, तो बी के जो क्लाइमेट है, जो एयर है, उसको भी क्या कर देती है? वो वार्म कर देती है। तो इसको क्या बोला जाता है? एडवेक्शन बोला जाता है। ठीक है। एडवेक्शन अकर व्हेन एयर मासेस विद डिफरेंट टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Advection can change the temperature, moisture, or pressure of a region, affecting its weather condition. और advection is more important than convection in mid-latitude region, जहाँ पे most of the diurnal मतलब day और night variation in daily weather caused by advection alone। ध्यान रहेगा आपको? वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3-4 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना। पहला, मैनग्रोव प्लांट्स रिक्वायर एन एप्रोप्रिएट मिक्स ऑफ सलाइन वाटर और फ्रेश वाटर। नहीं, फ्रेश वाटर चाहिए नहीं इनको, है ना, सलाइन वाटर से काम चल जाता है। तो पहला तो करेक्ट नहीं हुआ, गलत हुआ। पहला गलत, लो आंसर आ गया। दूसरा, तीसरा, चौथा आप देख लेते हैं अपने कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। दूसरा क्या बोल रहा? मैन ग्रो प्लांट्स रिक्वायर्ड मड फ्लैट टू इनेबल देम टू ग्रो और डेवलप। बिल्कुल उनको जरूरत होता है मडी सॉइल का। अगला, मैन ग्रो प्लांट्स आर फाउंड इन द इंटर टाइडल जोन ऑफ द शेल्टर कोस्ट। ये भी ठीक है। मैनग्रोव वेजिटेशन हैज बीन रिपोर्टेड इन द ऑल द कोस्टल स्टेट। देखो ऑल दी बोला है तो एक्सट्रीम मान के इसको गलत मत कर लेना, क्योंकि मोर और लेस थोड़ा बहुत ही बट मिलता है। इन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड, जो कि बिल्कुल सही हो गया। तो पहला गलत, दूसरा, तीसरा, चौथा सही, तो ऑप्शन हो जाएगा बी। बोलो एकदम क्लियर? ओके। अब इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखो पहला इनकरेक्ट है, क्यों? मैंने बताया कि मैनग्रोव जो है एक श्रब है या फिर स्मॉल ट्री जो कि ग्रो करता है कोस्टल सलाइन या ब्रेकिश वाटर में। दूसरा करेक्ट है, मैनग्रोव प्लांट आर वेल अडॉप्टेड टू मडी और वाटर लॉक्ड कंडीशन। दे हैव स्पेशलाइज्ड रूट सिस्टम, जैसे कि स्टिल्ट रूट्स या फिर न्यूमेटोफोरस। आप क्या करोगे? आप इसको इस पर्टिकुलर वर्ड को गूगल करोगे। क्यों? क्योंकि गूगल करोगे तो इमेज देखने को मिलेगा, वो देखकर आप एकदम क्लियर हो जाओगे कि स्टिल्ट रूट या फिर न्यूमेटोफोरस किसको बोलते हैं। ठीक है, जो हेल्प करता है उन्हें एंकर करना मडी सब्सट्रेट और ऑब्टेन ऑक्सीजन। तीसरा सही है, बता ही दिया। चौथा भी सही है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टाइड्स जिसका हाइट 20% मोर देन नॉर्मल टाइड होता है, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं, बिल्कुल सही समझा आपने, स्प्रिंग टाइड्स। स्प्रिंग टाइड्स क्या होते हैं आपको याद हो? ये जब तीनों के तीनों 180 डिग्री में होते हैं, मतलब एक स्ट्रेट लाइन में होते हैं। कौन कौन सा? सन, मून और अर्थ। बोलो हाँ ना। तो स्प्रिंग टाइड बनती है। लेकिन जब तीनों के तीनों 90 डिग्री पे होते हैं, मतलब ये अर्थ हो गया, इधर सन, इधर मून, तो क्या बनता है? नीप टाइड बनता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो अगर उनकी हाइट 20% मोर है नॉर्मल टाइड से, तो स्प्रिंग टाइड कहे जाते हैं। इज दैट क्लियर? गुड। एक्सप्लेनेशन देखते हैं अभी। देखो स्प्रिंग टाइड्स अकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून और सन अलाइन और रीइंफोर्स ईच अदर। मैंने बताया एक 180 डिग्री में, है ना, तीनों के तीनों। ये हो गया अर्थ, ये हो गया मून, ये हो गया सन। बोलो हाँ ना। ठीक है। रिजल्टिंग इन हायर हाई टाइड और लोअर लो टाइड, मतलब हायर हाई टाइड और लोअर लो टाइड। और इसका जस्ट उल्टा भी हमने देखा था, याद करो पिछले लेक्चर में। क्या बता सकते हो क्या हो? क्या था नाम? क्या था उसका? ड्यूरिंग स्प्रिंग टाइड्स और टाइडल लेंथ इज ग्रेटर देन द एवरेज विद हायर हाई टाइड्स और लोअर लो टाइड। These tides occur during the new moon and the full moon phase। वहीं पे अगर हम लीप टाइड की बात करें, नीप टाइड की, किसकी? नीप टाइड की, तो कब होता है? फर्स्ट क्वार्टर मून और थर्ड क्वार्टर मून में होता है। नीप टाइड की बात करें तो अकर व्हेन द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द मून एंड द सन परपेंडिकुलर टू ईच अदर। यहाँ पे अर्थ हो गया, यहाँ पे मून हो गया, यहाँ पे सन हो गया, तीनों क्या कर रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। 90 डिग्री दिख रहा है? ओके। और causing the tidal length to be smaller than average, neap tides occur during the first and third quarter phase of the moon।
अपोजियन और पेरिजियन टाइड क्या होता है? टाइड्स दैट अकर व्हेन द मून इज एट फारदेस्ट या फिर क्लोजेस्ट पॉइंट टू द अर्थ इन इट्स इलिप्टिकल ऑर्बिट। ठीक है, कि जब मून है सबसे ज्यादा दूर और सबसे ज्यादा पास, पास को मैंने याद करवाया था पेरिजियन से, और दूर क्या हो जाएगा? अपोजियन। पी से पास, ये ध्यान में रखो आप। ठीक है, डेली और सेमी डायगोनल टाइड्स की बात करें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइड्स जो कि विथ डेली टाइड्स अकरिंग वंस इन अ डे, डेली टाइड्स क्या होता है? एक दिन में एक बार होता है। और सेमी डायगोनल की बात किया जाए तो वो टाइड्स जो एक दिन में दो बार अकर होती है। ठीक है, तो होपफुली ये नॉमेनकल्चर आपको एकदम अच्छे से क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट बताना है टॉपिकल साइक्लोन के रिगार्डिंग। इट ओरिजिनेट और डेवलप ओवर वार्म ओशियन सरफेस। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ कोलिसिस फोर्स इज नेसेसरी, एकदम सही बात है। इट अकर इन द मिडल लेटिट्यूडनल रीजन। अभी देखो क्या बोल रहा है? ट्रॉपिकल साइक्लोन है ना, तो ट्रॉपिकल रीजन में ही डेवलप होगा ना, मिडिल एटीट्यूड को जाओगे तो इसलिए तीसरा गलत हुआ। तीसरा गलत तो आंसर आ सकता है क्या? देखो तीसरा गया तीसरा गया, बचे दो ऑप्शन, पहला दूसरा तो करेक्ट है, हमने देख लिया। आप चौथा करेक्ट है कि नहीं उसके बेसिस पे आ जाएगा आंसर। इट डेवलप आई विथ काम और डिसेंडिंग ईयर कंडीशन, एकदम सही बात है, कई बार हमने देख लिया। पहला सही, सॉरी हाँ, पहला सही, दूसरा सही, चौथा सही, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बोलो एकदम क्लियर है क्या? सारा कुछ हमें पता है, तो आगे बढ़ जाए क्या? तीसरा गलत क्यों हुआ देख लो। ट्रॉपिकल साइक्लोन डू नॉट अकर इन द मिडल लैटिट्यूडनल रीजन, वहां पे टेम्परेट साइक्लोन बनता है बिकॉज द कोलिसिस फोर्स क्या होता है? टू वीक देयर। अब कंडीशन दैट फेवर द फॉर्मेशन एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रॉपिकल साइक्लोन, क्या क्या कंडीशन जरूरी है? तो देखो, लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, जो कि प्रोवाइड करता है इनफ मॉइस्चर और हीट क्या करने के लिए? स्टॉर्म बनाने के लिए। और कोलिसिस फोर्स का प्रेजेंट होना जरूरी है क्योंकि कॉज करता है स्टॉर्म क्या करने के लिए? रोटेट करने के लिए, और एक साइक्लोनिक वोर्टेक्स क्रिएट करता है। स्मॉल वेरिएशन इन द वर्टिकल विंड स्पीड, जो कि प्रिवेंट करता है स्टॉर्म किसके लिए? फ्रॉम बीइंग टॉर्न अपार्ट बाय विंड शियर। और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया चाहिए लो लेवल साइक्लोनिक सर्कुलेशन के लिए, जो कि हेल्प करता है स्टॉर्म डेवलपमेंट को इनिशिएट करने के लिए। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, दिस अलाउ द एयर टू राइज और क्रिएट अ लो प्रेशर सेंटर। ये सारे के सारे क्या है? फेवरेबल कंडीशन है साइक्लोन बनने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके साथ अब बोल रहा है वेजिटेशन है, और इधर क्या है? रीजन है। तो आपको बताना है कि कौन सा किधर है। ठीक है, अभी हमने देखा कि चेपरल्स जो है मेडिटेरियन क्लाइमेट का पार्ट है ना, और वो मिलता कहाँ है? साउथ वेस्ट नॉर्थ अमेरिका में। तो नॉर्थ अमेरिका अगर दिख रहा है तो यहाँ पे इसको मैच कर देते हैं। और बाकी चीजें जो है, मैक्यूज की बात की जाए तो ये ऐसा वेजिटेबल है जो साउदर्न यूरोप में मिलता है। तो अगर ये दो हमें पता चल गया, ए का पहला बी का दूसरा, है ना, तो वन टू इससे आंसर आ सकता है क्या? देखो, ए का पहला तो दो कट गए और बी का दूसरा तो एक आ गया आंसर। ऑप्शन ए जो है करेक्ट हो जाएगा। 1 2 3 4। फाइन वोज की बात किया जाए स्साउथ अफ्रीका में मिलता है, और माले स्क्रब की बात किया जाए तो ऑस्ट्रेलिया में। क्या है? टाइप ऑफ वेजिटेशन है। क्या करना है? सिंपली आपको दो बार पढ़ना है। क्या करना है? दो बार पढ़ना है दोनों। ठीक है, क्या यह ध्यान में रखना है? कहाँ पे मिलता है और क्या है नाम, और किस लोकेशन से वो कनेक्टेड है। इज दैट क्लियर? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर से चार स्टेटमेंट करेक्ट बताना है रिगार्डिंग इक्वेटोरियल रीजन आर करेक्ट। इट इज अ मेगा थर्मल रीजन, बिल्कुल सही है। अभी इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। एक क्वेश्चन और में आया था, याद कीजिए पिछले वाले लेक्चर में, मेगा थर्मल रीजन। वहां पे भी मैंने बोला था कि समझाऊंगा, लेकिन शायद मैं भूल गया। कोई बात नहीं, अभी समझा दूंगा, डोंट वरी। दूसरा है इट इज अ सिलेरोफाइल रीजन। ठीक है, अभी मान लो इसका वर्ड आपको नहीं पता, कहने नहीं देते, क्वेश्चन मार्क लगाओ, है ना। इट इज अ रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट। याद कीजिए मैंने आपको समझाया था वहां पे बहुत कम डेवलपमेंट है। क्यों? क्योंकि साउथ अमेरिका और कॉन्गो बेसिन और इधर साउथ ईस्ट एशिया, ये तीन रीजन पड़ते हैं किसमें? इक्वेटोरियल रीजन में, जहाँ पे डेवलपमेंट बहुत कम है। क्यों? क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा बीमारी है और टेम्परेचर बहुत थ्रू आउट द ईयर हाई रहता है, इस वजह से ओवरऑल डेवलपमेंट कम है। क्या है? लो डेवलपमेंट है, हाई डेवलपमेंट, इसलिए तीसरा गलत हो जाएगा। तो तीसरा गलत हुआ तो एक ही नहीं, दो ऑप्शन गया। ओके, बच्चा दो, ए होगा या तो बी होगा। ठीक है, तो दूसरा हमें नहीं पता, पहला तो पक्का होगा, और जो कि दोनों ऑप्शन में है। तीस चौथा देखते हैं। इट इज अ रीजन ऑफ एरियल स्टिलमेंट स्टिमुलेट्स। अब यहाँ पे दो वर्ड आ गए जिनका मतलब आपको नहीं पता, क्या क्या? एक तो सीरियलोफाइल रीजन और दूसरा एरियल स्टिमुलेट। तो दोनों पे क्वेश्चन मार्क करोगे। अब किसको आंसर टिक करोगे, पहला या दूसरा? क्योंकि वन तो देखो दोनों में है, और दूसरा और चौथा दोनों में कंफ्यूजन है आपको। तो इसमें 50-50 चांस आप ले सकते हो मार्क करने में। ठीक है, चलो अभी एक्सप्लेनेशन पे आ जाते हैं। तो देखो, पहला करेक्ट है, मेगा थर्मल रीजन जो है, इसका मतलब ये होता है कि इट हैज अ ट्रॉपिकल क्लाइमेट जो हमेशा हाई टेम्परेचर रहता है थ्रू आउट द ईयर। ऑन एवरेज एनुअल एवरेज टेम्परेचर कितना? 27 डिग्री सेल्सियस। समझ रहे हो, इतना ज्यादा, विथ लिटिल वेरिएशन बिटवीन द मंथ। द टर्म मेगा थर्मल कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मेगा का मतलब होता है लार्ज, थर्मल का मतलब हीट। ठीक है, एकदम क्लियर हुआ क्या? ओके,
और ये मैंने बता ही दिया इक्वेटोरियल रीजन कहाँ पे लाई करता है। मैंने बताया 3 चीजें ध्यान में रखना है, सेंट्रल और साउथ अमेरिका, सेंट्रल अफ्रीका जो कि कॉन्गो बेसिन पड़ता है, साउथ ईस्ट एशिया और सम आइलैंड्स इन दी कैरिबियन सी। अब दूसरा स्टेटमेंट गलत है। गलत इसलिए क्योंकि नॉट अ सिलेरोफाइल रीजन, मतलब इट डज नॉट हैव अ वेजिटेशन विद हार्ड लेदरी लीव्स दैट आर अडॉप्टेड टू ड्राई कंडीशन। हार्ड और लेदरी लीव कहाँ पे होता है? जहाँ पे ड्राई कंडीशन होता है, पानी इजिली नहीं मिल पाता, उसको क्या बोलते हैं? सिलेरोफाइल। अभी आपको ध्यान रहेगा क्या? वेरी गुड। तो ऑब्वियस है इक्वेटोरियल रीजन में तो हमेशा बारिश थ्रू आउट द ईयर होती रहती है, बोलो हाँ ना? तो इसलिए वहां पे पानी की कमी थोड़े ना है, तो इसलिए वहां पे हार्ड और लेदरी लीव जो है अडॉप्ट नहीं करते प्लांट्स, तो इसलिए ये गलत हुआ। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर अभी आंसर आ गया होगा आपका कौन सा, पहला और चौथा सही है, दूसरा तीसरा गलत है। ठीक। और तीसरा क्यों गलत है? इट इज नॉट अ रीजन ऑफ हाई डेवलपमेंट, जब जो कि मीन करता है कि वहां पे इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, अर्बनाइजेशन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है वहां पे। ऐसा क्यों? क्योंकि इक्वेटोरियल रीजन फेसेस मेनी चैलेंजेस जैसे कि पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, माल न्यूट्रिशन, डिजीज, डिफॉरेस्टेशन, बायोडाइवर्सिटी लॉस और क्लाइमेट चेंज और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, ये सारा कुछ फेस करता है। इस वजह से वो लो डेवलपमेंट का रीजन है, ना कि हाई डेवलपमेंट। क्लियर है क्या? चौथा करेक्ट क्यों हुआ मैंने आपको नहीं समझते हैं, अभी तक नहीं समझा था। एरियल स्टिमुलेट जो है, इसका मतलब ये होता है कि स्ट्रीम्स या फिर रिवुलेट्स ऑफ वाटर दैट फ्लोज थ्रू द एयर या फिर लॉन्ग, मतलब सरफेस ऑफ प्लांट्स। सिंपल लैंग्वेज में समझो क्या, कि ये जो रीजन है यहाँ पर हाई रेनफॉल और ह्यूमिडिटी होता है इक्वेटोरियल रीजन में, जो क्रिएट करता है मॉइस्ट और मिस्टी एटमॉस्फेयर, जिसको क्या बोला जाता है? एरियल स्टिमुलेट। मतलब कि स्ट्रीम या फिर रिवुलेट्स ऑफ वाटर जो है वो फ्लो करता है थ्रू द एयर या फिर अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लांट, या थ्रू द एयर या फिर अलोंग द सरफेस ऑफ द प्लांट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बोला विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फेवरेबल कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ अ थंडरस्टॉर्म। क्या नॉट अ फेवरेबल कंडीशन? ठीक है, कंडीशनल और कन्वेक्टिव इनस्टेबिलिटी होनी चाहिए, ये तो फेवरेबल है। एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इन द लोअर एटमॉस्फेयर, एडिक्वेट सप्लाई ऑफ मॉइस्चर इन द लोअर एटमॉस्फेयर। अच्छा, मान लो अगर नहीं क्लैरिटी है, क्वेश्चन मार्क। एडवेक्शन ऑफ कोल्ड ड्राई एयर इन द लोअर ट्रोपोस्फियर और वार्म मॉइस्ट एयर इन द अपर ट्रोपोस्फियर। तो ये तो जनरली करेक्ट होता है, नॉर्मल कंडीशन में भी यही होता है। तो अगर ऐसा नॉर्मल कंडीशन में होता है तो थंडर स्टॉर्म आता ही रहेगा। गलत है ना? क्यों? क्योंकि जस्ट उल्टा होना चाहिए था। क्या उल्टा होना चाहिए था? कि जो लोअर ट्रोपोस्फियर है उसमें क्या होना चाहिए था? उसमें वार्म मॉइस्ट होना चाहिए था, और कोल्ड ड्राई एयर कहाँ पे होना चाहिए था? अपर ट्रोपोस्फियर में होना चाहिए था। तो इसलिए ये गलत हुआ। ठीक है, ये फेवरेबल कंडीशन नहीं है, जस्ट उल्टा दे दिया, बाकी करेक्ट हो जाएगा। पहला भी करेक्ट, दूसरा भी और चौथा भी। क्या सिनॉप्टिक सिचुएशन ऑफ लो लेवल कन्वर्जेंस और अपर लेवल डाइवर्जेंस। अब डिटेल में देखते हैं। देख, एडवेक्शन ऑफ कोल्ड ड्राई एयर इन द लोअर ट्रोपोस्फियर और वार्म मॉइस्ट एयर इन द अपर ट्रोपोस्फियर, ये जो है फेवरेबल कंडीशन नहीं है अकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म के लिए, तो नॉर्मल कंडीशन हो गया। इसका जस्ट उल्टा जो है वो फेवरेबल कंडीशन होगा। देखो, एडवेक्शन जो है हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर हमने देख लिया पहले भी, बाय विंड, है ना? क्या है? एडवेक्शन इज द हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ द एयर बाय विंड इफ कोल्ड ड्राई एयर मूव्स इनटू द लोअर ट्रोपोस्फियर और वार्म मॉइस्ट एयर मूव इनटू द अपर ट्रोपोस्फियर, जो कि क्रिएट करेगा एक स्टेबल एटमॉस्फेयर को। Where the air resists vertical motion, a stable atmosphere inhibits thunderstorm development, as it prevents the formation of cumulonimbus cloud or precipitation. ध्यान रहेगा इतना? ठीक है। फेवरेबल कंडीशन फॉर अकरेंस ऑफ थंडरस्टॉर्म देख लीजिए ध्यान से। एटमॉस्फेरिक इनस्टेबिलिटी चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि एयर नियर द सरफेस वार्म और मॉइस्ट होना चाहिए, और ऊपर वाली जो एयर है वो कूलर और ड्राई होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है कि लिफ्टिंग ऑफ पोटेंशियल अनस्टेबल एयर। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि कुछ मैकेनिज्म ऐसा होना चाहिए जो ट्रिगर करे अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वार्म और मॉइस्ट एयर नियर दी सरफेस। तीसरा पॉइंट है कि लार्ज सप्लाई ऑफ वार्म और मॉइस्ट एयर होना चाहिए, इसका प्रेजेंट जो है अब लार्ज सप्लाई होना ही होना चाहिए। चौथा है कि अपर लेवल डाइवर्जेंस होना चाहिए, इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज अ हॉरिजॉन्टल आउटफ्लो ऑफ एयर एट हाई एल्टीट्यूड अबव द थंडरस्टॉर्म, जो कि हेल्प करेगा एक लो प्रेशर सेंटर बनाने में एट द टॉप ऑफ द स्टॉर्म, जो इनहेंस करेगा अपवर्ड मोशन ऑफ द एयर। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चार स्टेटमेंट बोल रहा, वेजिटेबल डज द एबव रिप्रेजेंट, विच टाइप ऑफ वेजिटेबल को रिप्रेजेंट करता है? एरिया वेयर रेनफॉल एक्सीड 250 सेंटीमीटर। ठीक है, एनुअल टेम्परेचर जो है 25 से 27 डिग्री सेंटीग्रेड को बोलता ही आ रहा हूं मैं, क्या हो गया है? ट्रॉपिकल वेट एवरग्रीन, दो ही से हमें पता चल गया। ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा होती है, ट्रीज डू नॉट शेड देयर लीफ, इसलिए एवरग्रीन रहता है। तो ये करेक्ट आंसर किसका है? डिस्क्रिप्शन है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का, पता ही है आपको, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं, कई बार देख चुके हैं हम पर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर दी अपवर्ड
फ्रंट क्रिएटेड। अब अकोल्ड फ्रंट क्या होता है समझाता हूँ, डोंट वरी। देखो जो अकोल्डेड वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हिडन, और ये तब होता है जब कोल्ड करंट क्या जो कोल्ड फ्रंट है वो कैचेज वार्म फ्रंट, ठीक है। जब कोल्ड फ्रंट कैचेज वार्म फ्रंट, तो इस चीज को, इस फिनोमेना को क्या कहा जाता है, अकोल्डेड फ्रंट, मतलब कि हिडन फ्रंट। एकदम क्लियर हुआ क्या आपको? ठीक है। अब चारों स्टेटमेंट में देखते हैं कौन सा करेक्ट है। पहला, व्हेन द फ्रंट रिमेन स्टेशनरी, स्टेशनरी का मतलब रुका हुआ, बिल्कुल नहीं कि हाँ, क्यों, यहाँ पे हम देख रहे हैं कोल्ड फ्रंट कैचेज वार्म फ्रंट, मतलब ये मूव कर रहा है, तो पहला तो बिल्कुल नहीं होगा, पहला नहीं होगा, ऑप्शन ए गया। दूसरा, व्हेन कोल्ड एयर मास मूव टू वार्म एयर मास, ठीक है। अगला, व्हेन वार्म एयर मास मूव टू कोल्ड, नहीं, उल्टा जस्ट बोल रहा। तीसरा नहीं हो सकता, लो आंसर आ गया हमारा, कौन सा, ओनली चौथा। क्यों? क्योंकि व्हेन एयर मास इज फुली लिफ्टेड अबव द लैंड सरफेस, उसको हम क्या कहते हैं, ऑकुलेंट फ्रंट बोलते हैं। तो ये दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि वो जब कैचेज है ना, मूव करता है नहीं, कैचेज, तो दूसरा गलत हो गया, चौथा करेक्ट हो गया। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर। तो देखो चौथा करेक्ट होगा, बाकी सब गलत है। चौथा करेक्ट क्यों है? क्योंकि एक ऑकुलेंट फ्रंट एक वेदर फ्रंट है जो फॉर्म होता है कब, जब कोल्ड एयर मास ओवरटेक अ वार्म एयर मास। ऊपर सेकंड ऑप्शन में क्या बोला था, ये बोल रहा था कि व्हेन कोल्ड एयर मास मूव टू द वार्म एयर मास, नहीं, क्या कर ले, ओवरटेक कर ले, ठीक है। ओके, द कोल्ड एयर फ्रंट फास्टर देन द वार्म एयर फ्रंट, सो इट इवेंचुअली कैचेज अप टू लिफ्ट द वार्म एयर फ्रंट अप, क्या वार्म को ऊपर कर देता है, and over the cold air mass this create a complex weather system जहाँ पे with a variety of precipitation type। एक काम करता हूँ मैं, मुझे पता है कि इतना भी थ्योरी में पढ़ के सुना दूँ, समझा दूँ आपको, उतना अच्छे समझ नहीं आएगा जितना गूगल करके इमेज दिखाने पे आएगा। इसलिए फिर से इमेज देखो, अकुलडेट, अकुलडेट फ्रंट। ओके, ये देखो इमेज, देखो आप इमेज, इमेज दिख रहा है आपको, है ना? ये देखो अच्छे से यहाँ पे दिख रहा होगा, एक मिनट बस, हाँ ये देखो, ये है कोल्ड एयर मास, नीचे वार्म एयर मास ऊपर उठ गया, है ना? ओके, दूसरा इमेज दिखाता हूँ आपको, ये देखो, जब वार्म फ्रंट एयर मास ओवरटेक अ स्लो मूविंग कोल्ड एयर मास, ये उल्टा बोल रहा। फिर दूसरा इमेज दिखाते हैं, हाँ ये देखो, तो लेफ्ट साइड में देखो कोल्ड एयर मास है, और राइट साइड में क्या है, वार्म फ्रंट है ना? लेफ्ट साइड में कोल्ड फ्रंट, राइट साइड में वार्म फ्रंट, जब ये दोनों मिलती है तो ऑकुलेंट फ्रंट बन जाता है, ठीक है। ऑकुलेंट का मतलब, ऑक्लूडेट का मतलब क्या होता है, हिडन फ्रंट। होपफुली आपको बहुत ही अच्छे से अभी क्लियर हो गया होगा इस इमेज से, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो यहाँ पे भी इमेज है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट कनेक्टेड विद प्लेनेटरी विंड सिस्टम? क्या प्लेनेटरी विंड सिस्टम से कौन सा फैक्टर कनेक्टेड नहीं है? लेटिट्यूडनल वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक हीटिंग, ये है। इमरजेंस ऑफ द प्रेशर बेल्ट, ये भी बिल्कुल कनेक्टेड है। अच्छा, अभी अगर आप कंफ्यूज हो प्लेनेटरी विंड्स के बारे में, चलो मैं बता देता हूँ। ये जो ट्रेड विंड आपने पढ़ा, वेस्टर्लीज पढ़ा, और एक पोलर विंड्स पढ़ा है ना, ये सब के सब क्या है, टाइप है प्लेनेटरी विंड सिस्टम के। ओके, अब इस क्वेश्चन को आप बता दोगे क्या, कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कनेक्टेड विद प्लेनेटरी विंड सिस्टम? तो पहला ऑप्शन भी क्लियर हो गया, दूसरा भी क्लियर हो गया, तीसरा देखो, बोल रहा अर्थ रिवोल्यूशन अराउंड द सन, नहीं, रोटेशन, रोटेशन अगर बोला होता तो करेक्ट हो जाता। रिवोल्यूशन जो है वो इम्पेक्ट नहीं करता किसको, प्लेनेटरी विंड सिस्टम को। तो हमारा करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, नॉट पूछा था इसलिए सी हो गया। बाकी चौथा, माइग्रेशन ऑफ प्रेशर बेल्ट ड्यू टू अपरेंट पाथ ऑफ द सन, ये बिल्कुल करता है। पहला, दूसरा, चौथा करता है इम्पेक्ट, तीसरा नहीं करता। करेक्ट आंसर हमारा तीसरा हो जाएगा। देखो, फॉर्मेशन ऑफ द प्लेनेटरी विंड सिस्टम इज इन्फ्लुएंस बाय द फैक्टर, जैसे कि अर्थ का रोटेशन ऑन इट एक्सिस, ना नॉट रिवोल्यूशन, ठीक है। साथ में सन का हीटिंग पावर, द सन रेडिएशन एब्जॉर्ब डिफरेंटली ऑन द अर्थ सरफेस ड्यू टू वेरियस फैक्टर, जैसे कि क्लाउड कवर, माउंटेन, वैलीज, वाटर बॉडी, वेजिटेशन, डेजर्ट लैंड, ये सारा कुछ। अच्छा, ये सारा कुछ तो आपको मालूम ही है। देखो मेन कॉज क्या है, थ्री टाइप ऑफ प्लेनेटरी विंड होती है। मेन कॉज ऊपर मैंने तीनों ऑप्शन बता दिया, एक्सेप्ट अर्थ रिवोल्यूशन, जैसे कि ट्रेड विंड, वेस्टर्लीज, और साथ में पोलर विंड्स। इन सब के बारे में आपको पता ही है, नहीं पता है तो आराम से पढ़ लेना, क्योंकि पहले भी आ चुके हैं सारा कुछ। देखो, कोल्ड विंड दैट ब्लो फ्रॉम द पोलर रीजन टुवर्ड्स द लोअर लैटिट्यूड, आपको ये मालूम है ना, अर्थ का सरफेस हो गया इक्वेटर हो गया, है ना, और इधर क्या हो गया, इधर हो गया हमारा 30 से 35 डिग्री लैटिट्यूड नॉर्थ में, फिर सेम मैनर में साउथ में, फिर 60 से 65 क्या हो गया, यहाँ पे सब पोलर हो गया। ये क्या है, सब ट्रॉपिक इधर हो गया, सब पोलर। तो यहाँ पे जो विंड फ्लो करती है उसको पोलर विंड बोलते हैं। पोलर एकदम क्लियर हुआ क्या? इसमें दोनों चीज आता है, पोलर ईस्टर्लीज और पोलर वेस्टर्लीज।
दीज विंड आर एसोसिएटेड विद सब पोलर लो प्रेशर जोन। यहाँ पे मैंने समझा था लो प्रेशर, हाई प्रेशर, फिर लो प्रेशर, तो ये लो प्रेशर जोन से कनेक्टेड है। होपफुली आपको बेसिक चीज लग रहा हो, सारा कुछ क्लियर लग रहा हो, इसलिए आगे बढ़ते हैं। The trees of tropical rainforest have buttress root। buttress root याद है आपको, क्या करने के लिए वो करते हैं ऐसा? help to provide irrigation to soil। नहीं, organism found in the buttress have नहीं। the trees belong to graminease family, बिल्कुल नहीं। buttress have to bear the mechanical load of hardwood, बिल्कुल सही बात है। देखो क्या होता है कि वहां पे जो वाटर की अवेलेबिलिटी है बहुत ही इजिली मिल जाती है। अब इजिली मिल जाती है तो उसके जो रूट्स है बहुत नीचे तक, डीप तक जाते नहीं। अब ये जो ट्री है इसके लोड को बियर करने के लिए जरूरी है कि वो कुछ मैकेनिज्म लगाए। तो क्या करती है कि इस ट्रीज के जो रूट्स हैं ऐसे बाहर निकल के इस तरीके से, है ना, चारों तरफ एकदम बढ़िया से ग्रिप बना लेती है चारों तरफ, सच दैट की जो लोड है पूरा का पूरा ट्री का वो डिस्ट्रीब्यूट हो पाए, है ना। तो टू बियर दी मैकेनिकल लोड ऑफ हार्डवुड बट्रेस जो है ये फिनोमिना शो करती है कौन? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में ट्रीज के रूट्स। ध्यान रहेगा कि आपको। ओके, देखो बट्रेस रूट्स आर लार्ज वाइड एंड अबव ग्राउंड रूट्स जो एक्सटेंड करते हैं फ्रॉम द बेस ऑफ अ ट्रंक ऑफ अ सर्टेन ट्री। आपको मालूम है क्यों? क्योंकि एक इमेज देख लोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के बारे में डिटेल्स है, कई बार देख चुके हैं, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 4 स्टेटमेंट है, करेक्ट बताना है। पहला किसके बारे में? साइक्लोन या फिर एंटी साइक्लोन और ट्रेड विंड के रिलेटेड। तो द विंड डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज इन द साइक्लोन ऑफ नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नहीं, एंटी क्लॉकवाइज होता है, राइट। कई बार देखा है, होपफुली आपको क्लियर हो। तो पहला तो गलत हो गया, तो पहला गलत, 2 ऑप्शन चले गए। तो चौथा तो दोनों में है, तो चौथा क्लियर होगा, मतलब सही होगा। तीसरा गलत होगा, ये देख सकते हैं गलत है कि सही। द विंड डायरेक्शन इज एंटी क्लॉकवाइज इन द एंटी साइक्लोन ऑफ साउथर्न हेमिस्फीयर। अब ध्यान समझो, एंटी क्लॉकवाइज तो नॉर्थ में होता है, लेकिन वो साइक्लोन में होता है। तो एंटी साइक्लोन किया तो उल्टे का उल्टा क्या हो जाएगा? कहोगे सीधा हो जाएगा, तो साउदर्न में पहुंच जाएगा। तो एकदम क्लियर है, सही है। फिर से समझो, फिर से समझो क्या मैंने बताया। तो ये बोल रहा कि एंटी साइक्लोन आपको पता है वो नॉर्थ में होता है, किधर होता है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। लेकिन ये बोला एंटी साइक्लोन का। अब एंटी से एंटी अगर क्लियर करोगे तो ये बचेगा क्या? क्लॉक बचेगा। क्लॉक वाइज किस में होता है? कहोगे सर साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने पहले वाले में बताया कि एंटी क्लॉक वाइज नॉर्दर्न में होता है। बोलो एकदम क्लियर हुआ क्या? तो तीसरा सही और चौथा तो सही ही था, क्यों? क्योंकि दोनों ऑप्शन में है, तो पहला हो जाएगा। लेकिन करेक्ट आंसर हमारा आगे ऑप्शन है, लेकिन हम बाकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए चौथा भी स्टेटमेंट देखेंगे, जो कि बोल रहा बोथ वेस्टर्लीज और ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट फ्रॉम सब ट्रॉपिक हाईलैंड। सब ट्रॉपिक हाई याद कीजिए, सब ट्रॉपिक हाई क्या हो गया? ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया सब ट्रॉपिक हाई, क्या 30 से 35 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर है क्या? दोनों वहीं से ओरिजिनेट होते हैं, एक नीचे आता है इक्वेटर की तरफ, दूसरा ऊपर जाता है। होपफुली आपको क्लियर, तो चारों के चारों क्लियर है, इसलिए आगे बढ़ जाएंगे। थोड़ा टाइम भी ज्यादा हो रहा है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर रहा। अगर आपको कहीं पे क्लैरिटी नहीं है तो जस्ट पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। नॉर्मल चीजें हैं इसलिए ज्यादा जा रहा। तो देखो डोल्ड्रम जो है, आपको पता है डोल्ड्रम क्या होता है? जो ITCZ है, मतलब जहाँ पे ट्रेड विंड्स आके मिलती है नॉर्थ और साउथ से, उसको हम क्या बोलते हैं? डोल्ड्रम्स बोलते हैं। एक लो प्रेशर एरिया है, सही बात है, अराउंड द इक्वेटर, जहाँ पे प्रिवेलिंग विंड्स जो है काम होती है, एकदम सही, हमने देखा भी था। लो प्रेशर इज कॉज्ड बाय द हीट एट द इक्वेटर व्हिच मेक द एयर राइजेस और ट्रेवल बोथ नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड, एकदम सही, रीजन भी सही है। देखो क्या होता है, अर्थ का इक्वेटर हो गया, इक्वेटर पे आपको पता है टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर हाई होता है, 25 से 27 डिग्री एवरेज टेम्परेचर होता है। तो जहाँ पे भी टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जो विंड है वहाँ का गर्म होकर वार्म एयर जो है ऊपर की तरफ उठेगा, ऊपर की तरफ उठेगा, ठंडी होगा तो सबसाइड करेगा, तो ऐसे मूव के ड्यू टू कोएलिसिस फोर्स कहाँ पे जाता है वो जाता है सब सब ट्रॉपिक पे, है ना, जहाँ पे हाई प्रेशर बेल्ट होता है वहां पे सबसाइड करता है। तो ये बोल रहा है नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड मूव करता है। एकदम क्लियर है कि आपको? तो स्टेटमेंट 1 भी सही है, 2 भी सही है, और दोनों करेक्ट एक्सप्लेन कर रहा है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका, एकदम क्लियर, ठीक है। ये देखो यहाँ पे मैंने समझा दिया है आपको, पोलर ईस्टर्लीज हो गया, इधर हो जाएगा पोलर ईस्टर्लीज, ये वेस्टर्लीज है यहाँ पे, और ये है हॉर्स लैटिट्यूड। ये सारा कुछ हमने कई बार देख लिया है ना। ये क्या हो गया? ये हो गया आपका ट्रेड विंड्स, ये क्या हो गया? वेस्टर्लीज हो गया। ट्रेड विंड्स वेस्टर्लीज वेस्टर्लीज, और ये हो गया पोलर ईस्टर्लीज, है ना, पोलर ईस्टर्लीज। होपफुली आपको सारा कुछ एकदम अच्छे से क्लियर है। तो फिर से 2 स्टेटमेंट, पहला और दूसरा। पहला बोल रहा है रोलिंग फोर्टीज आर स्ट्रॉन्ग वेस्टर्लीज विंड फाउंड इन द साउदर्न हेमिस्फीयर जनरली बिटवीन द लैटिट्यूड ऑफ 40 से 50, बिल्कुल ठीक है। Strong east to west air current are caused by the combination of air being displaced from the equator towards the south pole and the earth rotation, and there are few land masses to serve as a wind break। देखो, अगर इसको आप ध्यान से दूसरी बार पढ़ोगे ना तो कहोगे सर बिल्कुल सही दिख रहा, लेकिन एक्चुअल में क्या है कि ये प्राइमरी कॉज नहीं है। क्या?
इसका एक्सप्लेन ही मैं कर देता हूँ। देखो पहला भी सही है, दूसरा गलत है। दूसरा गलत क्यों है ध्यान से समझो। पहला करेक्ट है, आपको पता है जेनेरिक चीज है ना। दूसरा गलत क्यों हुआ ध्यान से समझो। जो स्ट्रॉन्ग ईस्ट टू वेस्ट एयर करंट है ना, वो होता है कॉम्बिनेशन ऑफ एयर बीइंग डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द साउथ पोल और अर्थ की रोटेशन। ये दो मेन कॉज है। क्या क्या? अर्थ का रोटेशन और टुवर्ड्स द साउथ पोल जो है एयर डिस्प्लेस हो रहा इक्वेटर से टुवर्ड्स द साउथ पोल। अब ये फैक्ट कि देयर आर फ्यू लैंड मासेस टू सर्व एज अ विंड ब्रेक डज कंट्रीब्यूट टू स्ट्रेंथ ऑफ द विंड, लेकिन ये प्राइमरी कॉज नहीं है। इस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हुआ। बोलो एकदम क्लियर हुआ? ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो कुरोशियो एक नॉर्थ फ्लोइंग ओशियन करंट है, आपको मालूम है ओशियनोग्राफी में हमने डिटेल में देखा था सारे सारे ओशियन करंट को। ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द नॉर्थ पैसिफिक ओशियन, आपको पता है जापान के आसपास। विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग दिस इज नॉट करेक्ट? ध्यान है, नॉट करेक्ट पूछा। चार स्टेटमेंट है। पहला, इट इज सिमिलर टू गल्फ स्ट्रीम इन द नॉर्थ अटलांटिक ओशियन। याद कीजिए, अभी इमेजिन कर पा रहे हो आप, नॉर्थ अटलांटिक गल्फ स्ट्रीम जो है कहाँ पे मिलती है? नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में। और सेम मैनर में उसी के जैसा ये भी एक क्या है? पोल वार्म करंट है जो कि जा रहा है पोल की तरफ, राइट। तो पहला करेक्ट हो गया। दूसरा, ये ट्रांसपोर्ट करता है वार्म ट्रॉपिकल वाटर नॉर्थवर्ड टुवर्ड द पोल रीजन। सही बात है। द वार्म वाटर ऑफ द कुरोशियो करंट सस्टेन द पोलर रीफ ऑफ जापान। ये भी ठीक है। इट बिगेन ऑफ द कोस्ट ऑफ जापान एंड फ्लोज नॉर्थवर्ड। गलत है। क्यों? क्योंकि ये बिगेन होता है फिलीपींस के साइड में, ना कि कोस्ट ऑफ जापान से, तो इसलिए गलत हुआ। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, सिंपल चीज है ना। तो ये देखो, कुरोशियो करंट बिगेन ऑफ द कोस्ट ऑफ द फिलीपींस एंड फ्लो नॉर्थ ईस्टवर्ड ताइवान और जापान से जाते हुए। द कुरोशियो इज वार्म ओशियन करंट जो कि ऑफन रिफर्ड एज द ब्लैक स्ट्रीम। इसको क्या बोलते हैं? ब्लैक स्ट्रीम। क्यों? क्योंकि डीप ब्लू कलर की वजह से ब्लैक स्ट्रीम बोलते हैं। अब देखो, ये मैंने इमेज लगा दिया सच दैट आपको सारा कुछ क्लियर हो। देखो, एक गल्फ स्ट्रीम है, सेम मैनर में ये हो गया कुरोशियो करंट। ठीक है, दोनों की तरफ पोल की तरफ जा रहे हैं फ्रॉम द इक्वेटर, दैट्स व्हाई बोथ आर वार्म करंट। ठीक है, ओके। यहाँ कहाँ पे शुरू हो रहा है? फिलीपींस के साइड में, कोस्ट ऑफ द फिलीपींस से शुरू हो रहा है। तो इस तरीके से ताइवान जापान से पास होते हुए जाता है नॉर्थवर्ड, मतलब पोल के साइड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनर मोस्ट रीजन ऑफ हरिकेन्स इज नोन एज हरिकेन्स आइस, जहां पे टेम्परेचर जो है हाईएस्ट होता है, प्रेशर लोएस्ट होता है। कितनी बार देख चुका? करेक्ट आंसर ये हो जाएगा, बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं। ठीक है क्या? अब पता ही है आपको, काम और क्लियर स्काई होता है सेंटर ऑफ द स्टॉर्म में। आई वॉल जहां पे स्ट्रॉन्ग विंड होती है, हैवीएस्ट रेनफॉल होता है। नहीं नहीं नहीं, रुक जाओ। सराउंडेड बाय द आई वॉल जहां पे स्ट्रॉन्गेस्ट विंड एंड हैवीएस्ट रेनफॉल अकर। विद इन द आई द टेम्परेचर इज जनरली हाईएस्ट और प्रेशर लोवेस्ट होता है। क्या होता है? लोएस्ट काम एंड कूल एयर होती है और एयर डिसेंड करती है, मतलब नीचे की तरफ आती है। अब सरगासो सी, याद कीजिए, एक बार और आया था सरगासो सी, जो कि वास्ट पैच ऑफ अटलांटिक ओशियन कैरेक्टराइज बाय एन एविडेंस ऑफ फ्लोटिंग ब्राउन सी वीड, जिसको हम सरगासुम बोलते हैं। दिस इज फॉर्म ड्यू टू द डिपॉजिट ऑफ मरीन प्लांट्स और रिफ्यूज कैरिड आउट बाय नॉर्थ अटलांटिक करंट, कैनरी करंट और नॉर्थ अटलांटिक इक्वेटोरियल करंट। देखो, ये तीनों की तीनों जिम्मेदार होती है इसके लिए। यहाँ पे आप देख सकते हो इमेज क्या, ये हो गया नॉर्थ इक्वेटोरियल करंट और नॉर्थ अटलांटिक, है ना, करंट। और एक चीज और बोला था उसने, कैनरी करंट। ये देखो, कैनरी करंट इधर से आ रही है। ठीक है क्या? तो यहीं पे मिलता है आपको क्या, ये जो सारगासो करंट सी बोला था। ठीक है, तो तीनों के तीनों जिम्मेदार है। यहाँ पे देखो एक्सप्लेनेशन है क्या। पहला करेक्ट है कि नॉर्थ अटलांटिक करंट एक वार्म करंट है जो ओरिजिनेट होती है गल्फ स्ट्रीम में। बेसिक चीज है बारे में बोल रहा, आप देख सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे नहीं बढ़ते हैं, क्यों? क्योंकि खत्म हो गए सारे के सारे क्वेश्चन। आई नो कि लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो गया, बट होपफुली आपको एकदम क्लैरिटी हुआ होगा। अच्छा, अगर कहीं पे कोई भी वर्ड या टर्मिनोलॉजी मैंने अगर एक्सप्लेन नहीं किया हो तो उसको ऑब्वियस है अगले वाले लेक्चर में मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। होपफुली ये लेक्चर इतना लेंदी इसलिए हुआ क्योंकि हर एक चीज मैंने एक्सप्लेन किया, आपको क्लियर हो होपफुली। तो ये सारा कुछ डिटेल रहा सरगासो सी, साथ में नॉर्थ अटलांटिक करंट, गल्फ स्ट्रीम और कैनरी करंट के बारे में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट में दो लाइन रहती है आपके लिए, तो आज के लिए है कि मत पूछ कि मैं किन रास्तों से गुजरा हूँ, कि मत पूछ कि मैं किन रास्तों से गुजरा हूँ, बारिशों में भीग कर तपती धूप से निकला। जावेद अख्तर साहब का ये कहना है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो इस टॉपिक का ये लास्ट लेक्चर था। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होगा, वन ऑफ द मेजर टॉपिक एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ ज्योग्राफी, जो कि है इंडियन फिजिकल ज्योग्राफी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।